हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस की पेडागोजी के बारे में। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईवीएस की पेडागोजी के अंतर्गत पूछे गए, उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 15 नंबर की हमारी ईवीएस इसमें पूछी जाती है, और साथ ही साथ 50 नंबर की जो ईवीएस की पेडागोजी है वो यहाँ पर हमसे पूछी जाती है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, और व्हाट्सएप में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व की जाएगी। और पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति किसके कारण है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ईवीएस में अगर हम बात करें पेडागोजी में, आपको हमेशा ही चाइल्ड सेंटर्ड रहना है, यानी बच्चे के हित के बारे में ही सोचना है। कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए, कोई भी एक्टिविटी दी जाए, उसमें आपको बच्चे के हित के बारे में ही सोचना होगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें ही यहाँ पर आपको देखनी है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए तो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड की जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण हमको देखने को मिलती है। तो देखिए, गतिविधि आधारित जो शिक्षा है, तो बिल्कुल सही बात है। जो गतिविधि आधारित आपकी शिक्षा है उसमें आपको बाल केंद्रित प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड प्रवृत्ति इसमें है, बच्चे के हित के लिए काम किया जा रहा है। फिर है रटना सीखना। तो देखिए, रटना ये आपका बाल केंद्रित नहीं है, और जहाँ पर भी स्मरण आ जाए, रटना आ जाए, याद करना आ जाए, वो आपका वहाँ पर वो पॉइंट आपका गलत होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमको बच्चों को रटाना नहीं बल्कि समझाना है। फिर है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा भी एक बाल केंद्रित हमारी एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आता। फिर है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। देखिए, यहाँ पर भागीदारी मिल रही, यानी ये हमारा पॉइंट सही होगा और बच्चों के हित में होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। तो ये यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सही होगा, विकल्प ए और डी। तो केवल ए और डी हमारे सही आंसर होंगे। 2 पॉइंट सही होंगे, 2 पॉइंट गलत होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। यानी जो प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें 1 to 5 के लेवल पर जो ईवीएस को रखा गया है, इसका मेन एम क्या है, क्या पर्पज़ है जिसके लिए इसको यहाँ पर रखा गया है, ईवीएस को यहाँ पर पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए, कई 4 हमारे पॉइंट हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट सही होते हैं। और देखिए, ये आपके ऑप्शन में ABC है, ऊपर 1 to 3 है, तो इन्हें आप ABC भी कर सकते हैं। तो A, B और C, D 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से सही होंगे। देखिए, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, ये ईवीएस का हमारा उद्देश्य है। फिर बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है। जो भी हमारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको हल करने में बच्चों को सक्षम हम बनाएं, और यही हमारा उद्देश्य भी है ईवीएस को पढ़ने का, ईवीएस को स्टडी करने का, ये हमारा उद्देश्य भी है। फिर है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे नए ज्ञान सीखें और नए ज्ञान का सृजन करने के लिए ही उनको इसमें रखना, यानी कि उनको संलग्न रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। देखिए, ये हमारा जो पॉइंट है ये सही नहीं होगा। केवल जो आंसर सही होगा वो होगा A, B और C। तो A, B, C जो पॉइंट है वो हमारे कहीं ना कहीं ईवीएस के एम को, ईवीएस के पर्पज़ को अच्छी तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर सही होंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी प्राइमरी लेवल में जो ईवीएस है उसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, और 4 दिए हैं, 3 आपके इसमें रॉन्ग होंगे, 1 आपका राइट होगा, और वही आपको ढूंढना है। तो है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षक की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। और देखिए, पहला ही पॉइंट हमको यहाँ पर सही मिल चुका है, और इसमें हमको 1 to 3 ही छांटना है, कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं दिए हुए। तो देखिए, ईवीएस में आपको कई बार बताया गया है कौन कौन से विषय आपस में क्या हैं, इंटीग्रेटेड हैं, जिनमें आपका ईवीएस है, साथ ही साथ आपका सोशल साइंस है और पर्यावरण शिक्षा है। उनकी
अगर हम बात करें इन तीनों को क्या किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है, एकीकृत किया गया है। फिर है रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है, गलत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही इसके जीवन का एकमात्र संसाधन है, गलत है। यह शिक्षण आधारित है, ये भी आपका पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन ये हमारा हो चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है आगे 4th नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए क्या आपकी एक चुनौती है, यानी एक जो चैलेंज है वो क्या हमको देखने को मिलता है ईवीएस को सीखने में प्राथमिक स्तर में। तो रटना सीखना, तो ये देखिए एक चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि रटना तो हमको सीखना ही नहीं है। फिर है सम्मित आधारित सीखने का स्तर, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर है अवधारणाओं का विवरण। फिर है बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, तो बिल्कुल सही पॉइंट 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये क्या है, ईवीएस सीखने के लिए एक चुनौती है कि बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का जो अवसर देना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है जो हमको देखने को मिलती है ईवीएस में। फिर है अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो ईवीएस की अगर कोई क्लास है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, 4 पॉइंट दिए हैं, वो तो होना ही चाहिए मैक्सिमम। अगर हम बात करें तो देखिए पहला है यहाँ पर वाद विवाद का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। डिबेट का प्रावधान होगा तो किसी भी मुद्दे पर जो बच्चे हैं अपनी अपनी राय दे सकेंगे, उसमें डिबेट हो सकेगी और कई सारे न्यू पॉइंट्स जो हैं वो पता चल पाएंगे बच्चों को। तो वाद विवाद का प्रावधान, डिबेट का जो प्रावधान है वो तो होना ही चाहिए। फिर है अनुभवात्मक सीखना, तो बिल्कुल सही बात है, अनुभव से सीखें, एक्सपीरियंस से सीखें बच्चे, तो ये भी अपने आप में एक ईवीएस की कक्षा में होना ज़रूरी है। फिर है कहानियाँ, यानी कि स्टोरीज के माध्यम से सीखना, तो ये भी एक अच्छा सीखना होता है, माना जाता है। ये बच्चे जो है वो कहानियों की सहायता से सीख रहे हैं। फिर है तथ्य और सूचनाएं, यानी फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये तो होना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम हो। आपका तो सही आंसर है ए, बी और सी। तो जो ए, बी, सी पॉइंट है ये आपके सही हैं, और एक ईवीएस की कक्षा में ये सभी जो 3 पॉइंट हमने पढ़े ये होने आपके ज़रूरी हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में उप विषय क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है उप विषय यानी कि सब थीम। देखिए हमारे जो ईवीएस हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, कुछ थीम है और कुछ उसकी सब थीम है। तो 6 हमारी थीम है और 4 उप थीम है। तो यहाँ पर आपसे उप थीम पूछी गई है, उप विषय पूछा गया है, ना कि थीम पूछी गई है। तो देखिए थीम में आपके परिवार एवं मित्र हो गए, आश्रय हो गए, यात्रा हो गई, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। और उप थीम में जो परिवार व मित्र जो थीम है उसकी 4 उप थीम है, और यही 4 उप थीम आपको याद रखनी है। रिश्ते, कार्य, खेल, जानवर और पौधे, तो ये सब क्या हैं, ये आपकी सब थीम की श्रेणी में आते हैं। तो पौधे यहाँ पर मिल गए जो कि एक उप विषय है, और यही हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो कुछ जो 6 थीम हैं उन्हीं में जो एक हमारी थीम है वो है परिवार और मित्र, और उसकी 4 सब थीम हैं यानी कि उप विषय हैं। उनमें आपके रिश्ते हैं, कार्य, खेल हैं, जानवर है, पौधे हैं। तो पौधे यहाँ पर हमें ऑप्शन में मिल गया, तो हमने यहाँ पर आंसर टिक कर दिया कि ये क्या है, ये एक सब थीम है, उप विषय है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है, यानी ईवीएस की सार्थक सीख किस प्रकार से दी जा सकती है, कौन कौन से पॉइंट इसमें आपके सही रहने वाले हैं। तो ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, बिल्कुल सही बात है, कोई ईवीएस का विषय है उसको अगर विषयगत रूप से आयोजित करें तो क्या होगा, ये एक सार्थक सीख होगी। फिर है वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, कोई वास्तविक रियल एक्चुअल जो हम संवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, या जो कोई वृत्तांत है जो सुनाया जाता है, तो उसके द्वारा भी आपको सार्थक सीख मिल सकती है। फिर है प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल सही है, प्रयोग के द्वारा भी मिलती है। फिर है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, तो इससे देखिए सार्थक सीख आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी आंसर सही होगा ए, बी और सी पॉइंट। तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपके सही हैं सार्थक सीख से रिलेटेड, यानी ईवीएस की जो सार्थक सीख है इन 3 पॉइंट्स के द्वारा दी जा सकती है। फिर आगे आता है ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। तो ईवीएस के संबंध में अगर हम बात करें प्रासंगिकता की, तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, तो ये आपका ई हो गया। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, तो ये आपका
प्रासंगिकता नहीं होगी यहाँ पर। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, तो ये भी आपका नहीं होगा। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, तो ये भी आपका नहीं होगा। सही आंसर होगा ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यालयों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो देखिए ये सबसे अच्छा पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर कि ईवीएस जो है उसकी सामग्री को आप वास्तविक जीवन की जो हमारी स्थितियाँ हैं उनसे और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर हम उन चीज़ों को सीखें। तो ये क्या होगी, एक प्रासंगिक सीख होगी। हम ये कह लें जो स्टडी है काफ़ी आपकी इफ़ेक्टिव यहाँ पर बनेगी। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे आता है भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। देखिए भोजन एक जो हमारी क्या है थीम है, इस थीम में बच्चों को आपको पढ़ाना है सार्थक और प्रामाणिक कुछ जो विषय है, इस विषय के जो मुद्दे हैं उनको देना है। तो आपको क्या करना होगा, मुद्दे के इर्द गिर्द समूह कार्य आयोजित की जाए, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाएँ, पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हो। तो देखिए पाठ्य पुस्तकें आपका तरीका हो सकता है लेकिन एक अच्छा और प्रामाणिक या सार्थक तरीका नहीं हो सकता। फिर शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, तो ये भी उतना अच्छा तरीका नहीं होगा। फिर प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, तो प्रश्नोत्तरी से भी उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर भोजन कोई विषय है तो भोजन विषय पर आप क्या करें, भोजन विषय पर आप डिबेट करवाएं क्लास में। तो भोजन विषय पर डिबेट होगी तो कई सारे पॉइंट आएंगे, जब चर्चाएं होंगी तो कई सारे पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे इस मुद्दे के इर्द गिर्द, और इससे क्या होगी जो सार्थक और प्रामाणिक वो मुद्दे हो जाएंगे जिस मुद्दे पर वाद विवाद है या फिर चर्चाएं हमको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। तो ईवीएस सीखने के लिए आपका जो एक गुड रिसोर्स है वो क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। गुड रिसोर्सेज ईवीएस के कौन कौन से हो सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाए, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर या फेसबुक। तो देखिए जो ट्विटर है, फेसबुक है, ये तो आपके एक अच्छे संसाधन नहीं हो सकते क्योंकि ईवीएस सीखने के बजाय इसमें बच्चे क्या होंगे, सोशल मीडिया में ही फंसे रह जाएंगे। ट्विटर और फेसबुक में वो और भी कई सारी चीज़ों में भटक सकते हैं। और स्कूल का पुस्तकालय एक अच्छा संसाधन हो सकता है लेकिन केवल और केवल आप किताबों की सहायता से नहीं समझ सकते जितना अच्छा आप समझेंगे क्षेत्र भ्रमण से। तो ईवीएस सीखने के लिए आपको क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार की जो हम ये कह लें किस प्रकार का जो मौसम है। ईवीएस में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी क्षेत्र भ्रमण के मामले से। अब जैसे कोई आपने भालू नहीं देखा है, भालू के बारे में आपने केवल बुक्स में पढ़ा है, लेकिन आप अगर जू जाते हैं और वहाँ पर आप भालू देखते हैं तो भालू देखकर आप उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या बुक्स में पढ़कर। तो निश्चित तौर पर भालू के बारे में आप जब भालू को देखेंगे तब आप ज़्यादा उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं बजाय इसके कि आप उसे स्कूल के पुस्तकालय में किसी पुस्तक में पढ़ें। तो इसलिए क्षेत्र भ्रमण का जो आयोजन है एक अच्छा संसाधन, गुड रिसोर्स है ईवीएस को सीखने के लिए, यानी ईवीएस को लर्न करने के लिए एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। फिर अगला पॉइंट, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जाता है यदि। तो देखिए जो आपकी थीम है वो क्या है, जल है, और इससे संबंधित ही क्या हैं, मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हम कैसे सीख सकते हैं, यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रस्तुत। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। रोल प्ले की सहायता से दिखाया जाए कि जल जो है किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी है और हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, अब जहाँ पर जल के जो स्रोत हैं वो हम बच्चों को दिखाएं, जहाँ पर जल से रिलेटेड अन्य कार्य है उसको हमको बच्चों को दिखाना चाहिए। फिर है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये हमारा पॉइंट गलत है। प्रभावी ढंग से आप जल की जो थीम है, जल का जो विषय है, जो वो मुद्दा है, उसको आप प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते यदि आप बच्चों को केवल निबंध लिखने के लिए कहते हैं। आप बच्चों को क्या कराएं, क्षेत्र भ्रमण कराएं, वास्तविक संवाद करें, वास्तविक संवाद के माध्यम से प्रोत्साहित करें, या फिर रोल प्ले या नाटक आदि के माध्यम से एक मोरल दिया जाए बच्चों को, स्टोरी के माध्यम से कुछ बताया जाए जल थीम से रिलेटेड, जिससे वो इसके बारे में प्रभावी ढंग से सीख सकें। केवल और केवल निबंध लिखने से जो बच्चे हैं वो प्रभावी ढंग से इस थीम के बारे में, यानी जो वाटर हमारी थीम है, जल थीम है, इसके बारे में सीख नहीं सकते।
तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ए, बी और सी। तो ए, बी, सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। तो जो देखिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी, रियल जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों इसमें रियल घटनाओं को ऐड किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ये सीखने के लिए समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल सही बात है। अब कोई देखिए जैसे सच्ची स्टोरी है, सच्ची स्टोरी का मतलब जो वास्तविक घटनाएं हैं, जैसे आपने देखा हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में जो बुक्स हैं ईवीएस में, ये आपको देखने को मिलेगा कि कल्पना चावला के बारे में बताया गया है, सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है, बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है, जो कि आपकी वास्तविक एक प्रकार से हम ये कहें वास्तविक घटनाएं हैं कि वो वहाँ पर पहुँची, कोई काल्पनिक यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है, सीखने के एक समृद्ध स्रोत हैं, मोटिवेशन के एक समृद्ध स्रोत हैं। फिर वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण भी प्रदान करते हैं, जो भी वास्तविक घटनाएँ होती हैं। फिर अब पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये भी बात आपकी सही है, पहले की जो हमारी घटनाएं हो चुकी तो उनको देखने पर उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी इस प्रकार कर सकते हैं, तो देखने का जो अवसर है वो भी प्रदान करते हैं। फिर शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको गलत होगा, केवल और केवल ए, बी और सी यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है। यानी सीखने में अगर आपको सुधार करना है, सीखने में सुधार पर जो आकलन का आपका बिंदु है वो क्या रहने वाला है। तो बिंदु यहाँ पर रहने वाला है सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए जो आकलन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सीखने में सुधार पर आकलन के संबंध में। तो ये आपका जो यहाँ पर आंसर सही होगा वो है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ईवीएस में सहपाठी आकलन है, किस प्रकार का आकलन है आपको बताना है। जो सहपाठी का आकलन होता है वो किस प्रकार का आकलन है। तो सीखने के रूप में आकलन, बिल्कुल सही बात है। सीखने के बारे में आकलन, ये हमारा पॉइंट गलत है। फिर सीखने के परिणामों का आकलन, ये भी हमारा पॉइंट गलत है। फिर सीखने का आकलन, ये भी हमारा पॉइंट गलत है। सही आंसर होगा यहाँ पर केवल ए। तो केवल ए इज राइट आंसर। ये जो 1 2 3 आपके लिखी हुई हैं ये हैं ABCD। तो ABCD में आपका जो केवल ए नंबर ऑप्शन है वही यहाँ पर सही रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वो है एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक यहाँ पर उपयोग कर रहा है और किस प्रकार के, हम ये कह लें इन 4 ऑप्शंस में किसका उपयोग कर रहा है। तो रूब्रिक हो गया, आपका पोर्टफोलियो हो गया, व्याख्यान रिकॉर्डर हो गया, या फिर प्रेक्षण पत्रक हो गया। तो देखिए बच्चों की अगर हम बात करें आकलन की, जैसे कि आप देखते हैं मार्कशीट, तो वो बच्चे का आकलन होता है केवल और केवल किसका, उसकी एग्ज़ाम का, उसकी परीक्षा का, उसी के अंक उसमें आपके लिखे हुए होते हैं मार्कशीट में। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य, केवल पढ़ाई ही नहीं बाकी बच्चे के जो कार्य हैं उनकी या गतिविधियों को एकत्र करता है। ऐसे शिक्षक किस चीज़ का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन सही पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की साथ ही साथ जो शैक्षिक जानकारी है वो तो होती ही है, साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के कार्य हैं बच्चे के द्वारा किए जाने वाले उन सभी गतिविधियों को एकत्र रखना इनका काम होता है। और इसके अंतर्गत ही सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है, गतिविधियों को एकत्र किया जाता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। यानी एक प्रकार से हम ये कह लें पोर्टफोलियो में आपको सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड थे। और इसमें हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर किए इससे रिलेटेड।
और साथ ही साथ बात करें तो इसी प्रकार से जो अन्य क्वेश्चंस हैं ईवीएस की पेडागोजी के, वो भी आपको अलग अलग सेट के माध्यम से मिलते रहेंगे और इन 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते रहेंगे। और ईवीएस आपको पहले ही पढ़ा दी गई है, यानी ईवीएस की जो थ्योरी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ ईवीएस वाले पार्ट की, यानी पहले 15 नंबर वाले पार्ट की, तो वो वहाँ पर आपके लिए सारी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं ईवीएस की। और ये पेडागोजी की क्लासेस हैं ईवीएस की, जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल और केवल पेडागोजी के ही यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।